हे गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस पे हम ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था इंडिया एंड द कंट्रीज़ ऑफ वेस्ट। तो इंडिया और वेस्ट की कंट्रीज़ यानी वर्ल्ड की वेस्ट की कंट्रीज़ के साथ इंडिया का क्या रिलेशन था, चाहे वो ट्रेड में हो, इकोनॉमी में हो, एक्सेट्रा में। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द अदर कंट्रीज़ इन एशिया। तो वेस्ट की कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ जो थी एशिया में, उन सब के साथ इंडिया में क्या रिलेशन था, इंडिया का क्या रिलेशन था, ये हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द नेक्स्ट टॉपिक which is India and other countries in Asia. Many countries in Asia were greatly influenced by the Indian culture of those times. तो अब होता क्या था कि इंडिया और बाकी कंट्रीज़ का इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। ऐसा क्यों था? बिकॉज इंडिया का कल्चर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ करता था, है ना। इंडिया में बहुत सारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ डेवलप हुई थी उस टाइम पे, और इंडिया की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। और बात की जाए किंगडम्स की, तो इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स अलग अलग रीजन्स में थे जो कि पावरफुल भी थे एक तरह से। इसीलिए इंडिया का कल्चर भी डेवलप था और इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डेवलप थी। नेक्स्ट वी विल कम ऑन श्रीलंका। तो हम यहाँ पे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कुछ कि इंडिया और इन कंट्रीज़ का रिलेशन कैसा था। फर्स्ट इज श्रीलंका। किंग अशोका हैड सेंट his son Mahendra and his daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread Buddhism। अब हमने ये पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो किंग अशोका थे उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद क्या किया था। उनकी लाइफ में एक वॉर हुआ था, कलिंगा वॉर। उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें बहुत ज़्यादा खून बहा था। तो फिर किंग अशोका ने एक डिसीजन लिया था कि वो ये वॉर वगैरह सब छोड़ देंगे और क्या करेंगे, बुद्धिज़्म को फॉलो कर लेंगे। तो उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया, साथ ही में उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में अपनी सारी लाइफ बिता दी। तो इसी दौरान उन्होंने क्या किया, अपने सन यानी अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा, इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेज दिया। अब श्रीलंका क्यों भेजा? तो बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए। देयर नेम्स आर मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंसा रिटन इन श्रीलंका। तो हमें इन दोनों के नाम यानी महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों के नाम महावंसा में मिलते हैं। और महावंसा एक्चुअली है क्या, ये एक टेक्स्ट है यानी एक बुक है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, जो कि श्रीलंका की भाषा में लिखा है। श्रीलंका की भाषा थी सिहाला भाषा, तो उस लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट इज संघमित्रा कैरीड अ ब्रांच ऑफ द बोधि ट्री विथ हर। The Sri Lankan tradition believes that the Bodhi tree at Anuradhapur in Sri Lanka has grown from the same branch. तो जब संघमित्रा और महेंद्रा श्रीलंका आए थे इंडिया से, क्यों आए थे? बुद्धिज़्म स्प्रेड करने के लिए। तो संघमित्रा ने क्या किया, अपने साथ ये बोधि ट्री का एक ब्रांच भी लेकर आई थी। तो बोधि ट्री का ही क्यों, कोई और ट्री का क्यों नहीं? बिकॉज ये बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने आई थी। और हम जानते हैं कि जो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे दैट वाज गौतम बुद्धा। तो उन्हें एनलाइटमेंट कहाँ मिला था? तो एक बोधि ट्री के नीचे, ठीक है। बोधि ट्री के नीचे बैठकर ही उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की और फिर उन्हें नॉलेज मिला, एनलाइटमेंट मिला। इसीलिए बोधि ट्री का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जब संघमित्रा इंडिया से श्रीलंका आई थी तो अपने साथ बोधि ट्री का एक ब्रांच वो लेकर आई थी। और अभी श्रीलंका में एक प्लेस है जिसका नाम है अनुराधपुर, ठीक है। तो ये जो अनुराधपुर प्लेस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोधि ट्री है, और बोधि ट्री जो है वहाँ का, उसे महाबोधि भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हो थोड़ा। तो ये जो महाबोधि ट्री है, ऐसा माना जाता है कि ये उसी ब्रांच से ग्रो हुआ है जो ब्रांच संघमित्रा अपने साथ श्रीलंका में लेकर आई थी, ठीक है। और ये जो ट्री है वहाँ पे अनुराधपुर में, इस ट्री को बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड ट्री माना जाता है, पवित्र ट्री इसको माना जाता है और इसे पूजा भी जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देयर वाज अ ग्रेट डिमांड इन इंडिया फॉर श्रीलंकन पर्ल्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इंडिया और श्रीलंका के ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया के लोग जो थे उन्हें श्रीलंका के पर्ल्स यानी होता है मोती, और कुछ जो अदर प्रीशियस स्टोन्स थे
जैसे यहाँ ज्वेलरी वगैरह हो गई, वो श्रीलंका की बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी इंडिया में, इसलिए इंडिया के लोग क्या करते थे, श्रीलंका से ये सारी चीज़ें खरीदा करते थे, बाय किया करते थे। इन द 5th century कॉमन एरा किंग कश्यप हैड caves dug out at a place called साइजीरिया। अब 5th century में क्या हो गया, एक किंग थे 5th century में जिनका नाम था किंग कश्यप। अब ये किंग कश्यप के टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने केव्स डग आउट किए थे। डग आउट करना यानी इन्होंने केव्स खोद के निकाले थे, और वो केव्स कौन से थे, साइजीरियन केव्स, साइजीरिया केव्स, ठीक है। और साइजीरिया केव्स की वॉल पेंटिंग जो थी वो बहुत ही सुंदर थी उस टाइम पे, वहाँ पे हमें मिली हैं बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स। द वॉल पेंटिंग्स इन द केव्स बियर अ रिसेम्बलेंस टू द पेंटिंग्स इन द अजंता केव्स। तो अजंता केव्स में जैसी पेंटिंग्स मिलती हैं अजंता एलोरा की गुफा में, वैसी ही पेंटिंग साइजीरिया केव्स में भी मिली थी। इसीलिए तब अंदाज़ा लगाया गया था कि साइजीरिया केव्स के पास और अजंता केव के पास की जो सिविलाइजेशन है में भी वो दोनों में सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। द श्रीलंकन बुद्धिस्ट वर्क्स दीपावमसा एंड महावमसा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब श्रीलंकन बुद्धिस्ट वर्क्स यानी श्रीलंकन लैंग्वेज में कुछ बुद्धिस्ट वर्क्स हैं, यानी बुद्धिज़्म की बुक्स हैं, जिनका नाम क्या है, पहली तो है दीपावमसा एंड नेक्स्ट इज़ महावमसा। ये दोनों ही बुक्स को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इंडिया और श्रीलंका इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और क्लोज रिलेशंस थे। और साथ ही में ये जो दोनों बुक्स थी महावमसा एंड दीपावमसा, ये दोनों बुक्स लिखी गई थी पाली लैंग्वेज में, ठीक है। ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट किताबें थी या बुद्धिस्ट राइटिंग्स थी, टेक्स्ट थे, वो सब पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए थे। नेक्स्ट आते हैं हम चाइना एंड अदर कंट्रीज़। तो इंडिया का रिलेशन हमने अभी श्रीलंका के साथ देखा कि श्रीलंका के साथ इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन था। नेक्स्ट देखते हैं कि चाइना के साथ और बाकी की कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन था। राइट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स इंडिया एंड चाइना हैड एस्टैब्लिश्ड ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस। तो बहुत ही एंशियंट टाइम से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड का रिलेशन था, यानी ये लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे, साथ में कल्चरल रिलेशन भी था, एक दूसरे के कल्चर को भी ये फॉलो करना पसंद करते थे। एम्परर हर्षवर्धन हैड इवन सेंट एन एम्बेसडर टू द चाइनीज़ कोर्ट। अब एम्परर हर्षवर्धन ने क्या किया था, चाइनीज़ कोर्ट में एम्बेसडर को भेजा था। अब ये एम्बेसडर क्या होता है, मान लीजिए दो किंगडम्स है, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये वाले किंगडम का जो भी एम्परर है वो अपना एक एम्बेसडर यहाँ भेजता है ताकि उस किंगडम की जानकारी इसको मिल सके, और ये वाला जो किंगडम है वो अपना एम्बेसडर एक यहाँ भेजता है ताकि इस किंगडम की जानकारी उसे मिल सके। तो ये लोग एम्बेसडर्स भेजा करते थे अपोजिट किंगडम की जानकारी रखने के लिए, वहाँ की सारी नीतियों को समझने के लिए। तो जो एम्परर हर्षवर्धन थे ये वर्धन डायनेस्टी के थे। इन्होंने क्या किया था, चाइनीज़ कोर्ट में अपना एक एम्बेसडर भेजा था। यहाँ पे कोर्ट मतलब है राजा का जो भी कोर्ट हुआ करता था, दैट इज़ नॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट मतलब राजा का दरबार है। चाइनीज़ सिल्क वॉज नोन एज चाइना शुका एंड वॉज इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया। तो हमें पता है कि चाइना जो है ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने सिल्क प्रोड्यूस किया था, है ना। सिल्क बनाने की टेक्निक सबसे पहले चाइना ने सीखी थी, और चाइना का जो सिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था इंडिया में भी और बाकी अदर कंट्रीज़ में भी। अब चाइना का जो सिल्क है उसका नाम उन्होंने दिया था चाइना शुका, ठीक है, चाइना शुका। शुका इस चाइनीज़ लैंग्वेज उसका मतलब होता है सिल्क, और चाइना का सिल्क है इसलिए चाइना शुका। और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में था, इसीलिए इंडिया के लोग क्या करते थे, चाइना से सिल्क बाय किया करते थे। आफ्टर वर्ड्स क्या हुआ, कुछ सालों के बाद इंडिया ने अपनी मेहनत से सिल्क बनाने की टेक्निक को खोज निकाला और फिर चाइना से सिल्क लेना बंद कर दिया। बट तब तक क्या हो रहा था, जब तक इंडिया को पता नहीं था कि सिल्क कैसे बनाना है, तब तक ये लोग चाइना से ही सिल्क लिया करते थे। मर्चेंट्स इन इंडिया सप्लाइड चाइनीज सिल्क टू वेस्टर्न कंट्रीज़। अब इंडिया के लोग हैं थोड़े से होशियार, तो इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो चाइना से सिल्क लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया है ये चाइना है, ये चाइना से इंडिया के लोग सिल्क ले रहे हैं, और फिर थोड़ा भाव बढ़ा के ये लोग क्या कर रहे हैं, बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज़ को सिल्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका ट्रेड करने का तरीका था। इंडिया के लोग चाइना से सिल्क ले रहे हैं
और वही सिल्क ज़्यादा भाव में बाकी की कंट्रीज़ को ये बेच देते थे। और बाकी की कंट्रीज़ जो थी यहाँ पे मेनली ईरान हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के जो मेनली राजा थे, उन्हें सिल्क पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था और उनकी कोई पसंदीदा चीज़ होती थी पहनने के लिए क्लॉथ्स में, तो वो होती थी सिल्क। इसलिए वो सिल्क को बहुत ज़्यादा बाय किया करते थे इंडिया से और चाइना से। नेक्स्ट, द लैंड रूट बाय विच द सिल्क ट्रेड वॉज कैरिड ऑन वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट। अब ये सिल्क का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो पहले चाइना से इंडिया आता था सिल्क, फिर इंडिया से अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहा है, या फिर चाइना से भी अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा सकता है। तो ये जो पूरा पाथ था जो सिल्क का ट्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता था, वो लैंड रूट भी था और जो है समुंदर का रास्ता भी था, यानी सी रूट भी था। तो ये जो रूट थे उन्हें सिल्क रूट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से सिल्क का ट्रेड किया जाता है, इसलिए उसे सिल्क रूट कहा जाता था। सम एंशियंट प्लेसेस इन इंडिया वेर कनेक्टेड टू दिस रूट। अब इंडिया की कुछ ऐसी प्लेसेस है जो सिल्क रूट से कनेक्टेड थी। उसी में से एक प्लेस जो है उसका नाम है नाला सोपारा, जो कि मुंबई में है। आपको पता है मुंबई एकदम कोस्ट वाले रीजन पे है, इंडिया में एकदम कोस्ट के रीजन पे। तो वहीं पे एक प्लेस है नाला सोपारा और वहाँ से सिल्क को ले जाया जाता था बाकी की कंट्रीज़ में। द चाइनीज़ बुद्धिस्ट भिक्खुस फाहियान एंड युआन चुआंग ऑल्सो केम टू इंडिया थ्रू दिस सिल्क रूट। तो इसी सिल्क रूट का यूज़ करके चाइना से कुछ लोग आए थे, कुछ बुद्धिस्ट भिक्खु आए थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। उनमें से पहला है फाहियान, जो कि बहुत फेमस है। इन्होंने ट्रैवलॉग भी लिखा था इंडिया पे, जिसमें इन्होंने इंडिया की बहुत तारीफ़ की थी। एंड नेक्स्ट इज़ यू चुआंग। ठीक है, ये दोनों ही बहुत फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं। In the 1st century Common Era, the Ming Emperor of China invited the Buddhist। अब 1st century Common Era में क्या हो रहा है, चाइना के एक एम्परर थे, मिंग एम्परर, जिनका नाम था जू। अब मिंग क्या था, मिंग वॉज अ डायनेस्टी ऑफ चाइना। ठीक है, मिंग क्या था, मिंग वॉज अ चाइनीज़ डायनेस्टी और उनके एम्परर थे जिनका नाम था जू। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ भिक्खुस को चाइना बुलाया, और वो भिक्खुस कौन कौन से थे, धर्मराक्षस एंड कश्यप मतंगा। इन दोनों को उन्होंने क्या किया, चाइना बुलाया। ये दोनों ही बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे और ग्रेट भिक्खुस थे। द भिक्खुस ट्रांसलेटेड मैनी इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू द चाइनीज़ लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने इंडियन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इंडिया में जो भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड बुक्स हैं उनको इन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और वहाँ पे जाके इसको स्प्रेड किया। भिक्खुस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, भिक्खुस का मतलब होता है जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करता है उन्हें भिक्खुस कहा जाता है। अगर वो मेल है तो भिक्खुस कहा जाता है, फीमेल है तो भिक्खुनीस कहा जाता है। ठीक है, दिस गेव इम्पिटस टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना। अब इन दोनों ने क्या किया, धर्मराक्षस और कश्यप मतंगा ने, इन्होंने जो भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड टेक्स्ट थे, इन्होंने क्या किया, उसे चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इसीलिए चाइना के लोग भी अब बुद्धिज़्म के टेक्स्ट को पढ़ पाए और इसीलिए चाइना में बुद्धिज़्म फैलने लगा। लेटर ऑन बुद्धिज़्म ऑल्सो रीच्ड जापान, कोरिया एंड वियतनाम। आगे चलकर ये जो बुद्धिज़्म है वो जापान तक पहुंचा, कोरिया तक, और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में भी ये स्प्रेड होने लगा। सो दिस वाज रिलेशन ऑफ चाइना एंड अदर कंट्रीज़ विद इंडिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया। तो जो साउथ ईस्ट एशिया था, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ का क्या रिलेशन था इंडिया के साथ, इनमें आता है मेनली ऑस्ट्रेलिया, कैम्बोडिया वगैरह जैसी कंट्रीज़। द एंशियंट किंगडम ऑफ यूनान इन कैम्बोडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1st century Common Era। एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम चाइनीज़ ट्रेडिशंस दैट एन इंडियन नेम्ड कौंडिन्य एस्टैब्लिश्ड इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक किंगडम है जिसका नाम है फ्यूनान, और ये किंगडम कहाँ पे था, कैम्बोडिया में। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस्टेब्लिश किया था कौंडिन्य ने। ठीक है, और ये जो थे कौंडिन्य, ये एक इंडियन थे। इंडियन ने कैम्बोडिया जाकर इन्होंने फ्यूनान नाम का किंगडम इस्टेब्लिश किया था। कब किया था, 1st century Common Era में। पीपल ऑफ फ्यूनान न्यू द संस्कृत लैंग्वेज। अब जो फ्यूनान के लोग थे उनको संस्कृत पढ़ना आता था, संस्कृत लैंग्वेज वो जानते थे। A stone inscription of that period is still in existence. It is in संस्कृत। तो अब हमें कैसे पता कि फ्यूनान के लोगों को संस्कृत पढ़ना आता था, तो उस टाइम का हमें एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, स्टोन पे कुछ कुछ लिखा हुआ मिला हुआ है, और वो जो लिखावट है वो संस्कृत लैंग्वेज में है।
इसी से हमने अंदाज़ा लगाया कि उस टाइम के लोगों को संस्कृत पढ़ना आता था। In many other countries of Southeast Asia too, small kingdoms established by people of Indian origin had emerged। अब जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ थी, बहुत सारी कंट्रीज़, वहाँ पे हमें छोटे छोटे किंगडम्स मिले हैं और पता चला है कि वो जो सारे किंगडम्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब इंडिया के लोगों ने वहाँ पे जाके ये किंगडम्स को स्टैब्लिश किया है। दिस किंगडम्स हैव टू स्प्रेड इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। अब इन किंगडम्स की वजह से क्या हुआ, जो इंडिया का कल्चर था वो साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ। अब ऐसा कैसे हुआ, तो जब एक पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ अपनी सारी सिविलाइजेशन, अपनी सारी संस्कृति या कल्चर को लेके जाता है। तो इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का कल्चर स्प्रेड होने लगा। इंडियन कल्चर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द आर्ट एंड कल्चरल लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब इंडिया का जो कल्चर था वो साउथ ईस्ट एशिया में तो दिख ही रहा था, लेकिन वहाँ का जो कल्चर था उस पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, तो वहाँ का कल्चर डिक्रीज़ होने लगा और वहाँ पे इंडिया का कल्चर ज़्यादा दिखने लगा। डांस ड्रामाज बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम द टू इंडियन एपिक्स रामायण एंड महाभारत आर पॉपुलर इन इंडोनेशिया इवन टुडे। तो इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ में, जो कि एक साउथ वेस्ट की कंट्री है, वहाँ पे आज भी डांस ड्रामाज होते हैं रामायण और महाभारत पे। यानी रामायण को कुछ एक्टर्स जो हैं वो नाटक उसका बनाते हैं और उसको रियल में परफॉर्म करते हैं, और महाभारत के लिए भी सेम ही। तो ये सारी चीज़ें इंडोनेशिया और अदर कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि इंडियन कल्चर जो है वो कितना पॉपुलर हुआ करता था अमंग ऑल दीज कंट्रीज़। दिस इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड टू इंक्रीज ओवर द ईयर्स। अब ये जो इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर का, इन्फ्लुएंस यानी इफ़ेक्ट, प्रभाव, तो बाकी की कंट्रीज़ पर इंडियन कल्चर का प्रभाव, इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। इन द एंशियंट पीरियड द बुद्धिस्ट रिलीजन स्प्रेड टू म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। अब एंशियंट पीरियड में क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, हमने देखा चाइना में स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म, और फिर श्रीलंका में स्प्रेड हुआ, फिर म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। तो लगभग बुद्धिज़्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था, बहुत सारे प्लेसेस पर। नेक्स्ट, इन द लेटर ईयर्स टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु वेयर ऑल्सो बिल्ट देयर। तो आगे चलकर इन सारी कंट्रीज़ में क्या हुआ, लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स बनने लगे, तो और लॉर्ड विष्णु के भी टेम्पल्स बनने लगे। तो ये सब क्यों बनने लगे, बिकॉज वहाँ पे इंडियन कल्चर ज़्यादा फेमस होने लगा, तो इंडिया के बुक्स वो लोग पढ़ने लगे, इंडिया के सारे जो भी रिलीजियस बुक्स थे उनको भी उन्होंने जोड़ दिया, इसलिए वहाँ पे ये सब टेम्पल्स भी बने। दिस ईयर वी हैव रिव्यूड इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 3000 बिफोर कॉमन ईरा टू द 8th सेंचुरी कॉमन ईरा। अब इस साल जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े 6th क्लास की हिस्ट्री में, टोटल 11 चैप्टर्स, तो वो सारे किस पर बेस्ड थे, वो सारे 3000 BCE से लेकर 8th सेंचुरी कॉमन ईरा तक के जितने भी इंसिडेंट्स हुए उस पर बेस्ड थे। 3000 BCE मतलब क्या, लगभग 3300 BCE में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो आया था, तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग में स्टडी की। 8th सेंचुरी कॉमन ईरा मतलब जो चोला किंगडम थे, पांड्या किंगडम थे, ये लोग, और मिडल इंडिया की बात करें तो वर्धमान डायनेस्टी वगैरह थी, तो ये सब 8th सेंचुरी तक थे। तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर तो डिफरेंट किंगडम्स के बारे में इस ईयर की बुक में पढ़ा है। नेक्स्ट ईयर वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द 9th सेंचुरी कॉमन ईरा टू 18th सेंचुरी कॉमन ईरा। नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, 9th सेंचुरी कॉमन ईरा से लेकर तो 18th सेंचुरी कॉमन ईरा तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे, और ये जो 9th सेंचुरी कॉमन ईरा से 18th सेंचुरी कॉमन ईरा तक की हिस्ट्री है उसी को कहा जाता है मिडीवल हिस्ट्री, यानी बीच का हिस्ट्री का पोर्शन। और इस बुक में हमने जो पढ़ा था 6th क्लास की हिस्ट्री में, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है 3000 BCE से 8th सेंचुरी कॉमन ईरा तक, वो जो हिस्ट्री है दैट इज कॉल्ड एज एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, उसे कहा जाता है एंशियंट हिस्ट्री। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिडीवल हिस्ट्री, और उसके आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर एंड वी विल कंक्लूड हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।